नमस्कार साथियों, सर्वोदय परिवार में आपका स्वागत है। आज हम एकलव्य दूरस्थ प्रोग्राम की कुछ टेस्टों के सॉल्यूशन आपको बताते हैं कि ज्योग्राफी में आंसर्स को किस प्रकार से डील करना है और अधिक से अधिक मार्क्स कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एकलव्य दूरस्थ प्रोग्राम चल रहा है उसकी जो फॉर्मेटिंग है, जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका है, तो पर यूनिट वाइज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें ये फॉर्मेट रहेगा कि 3 3 मार्कर रहेंगे, 2 5 मार्कर और एक 11 मार्कर रहता है। प्रश्न ये है कि ज्योग्राफी में 3 मार्कर को डील कैसे करना है, 5 मार्कर को डील कैसे करना है, 6 मार्कर को डील कैसे करना है और 11 मार्कर को कैसे डील करना है, ताकि आपको अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं। तो बस उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। पिछली 2 यूनिट्स को, यूनिट 2 को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, यूनिट 2 और 2A। उनके क्वेश्चंस का कुछ सॉल्यूशन हम देखते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हमें ज्योग्राफी में आंसर लिखने हैं तो कैसे लिखने हैं और अधिक से अधिक मार्क्स कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जैसे यदि प्रश्न में आया आपका 3 मार्कर उत्कल तट, यदि 3 मार्कर में आपसे पूछा गया है तो आप साइड मैप का यूज़ करना। साइड मैप का यूज़ करेंगे तो आपने, क्योंकि लाइन 3 ही आ रही है, तो आपका जो सिंपल सा ये बेसिक है वो तो आप ही लिख दोगे कि उत्तरी सरकार उड़ीसा का एक तट भी है जिसका विस्तार महानदी से गोदावरी के मध्य तक फैला हुआ है। यार उसके बीच के भाग को क्या कहा जाता है? उत्कल का तट कहा जाता है। ये क्यों प्रसिद्ध है? जूट और चावल की खेती के लिए। और यहाँ पर एक चिल्का झील और भीतरकनिका एक क्या है, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र भी है। तो इनको आप बता सकते हो। बात यह है, इसको बताने के साथ में आपको मैप भी यूज़ करना है। साइड मैप का आपको उपयोग करना ही पड़ेगा ताकि आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिल सकें। इस तरीके से आप शो कर दोगे तो आपको अधिक मार्क्स मिल सकते हैं। और ज्योग्राफी के जो 3 मार्कर्स होते हैं उसमें मार्क्स मिलने का आधार ही क्या है? मैपिंग रहती है। आप छोटे मैप बनाओ, जिससे क्या रहेगा, आपको अधिक से अधिक बेनिफिट होगा। जैसे आप देखो, इसको ये मैप बना हुआ है, इसमें आपको दिख ही रहा है कि किस तरीके से इसमें, जबकि पूरे तटों को बताया गया है, उत्कल, कोरोमंडल्स और जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है या क्षेत्र है उसको भी काठियावाड़, गोवा, कोंकण, मालाबार तट में भी डिवाइड कर दिया गया। इतना नहीं लिखना है हमें, केवल जो उत्कल पूछा है उत्कल को ही शो करना है और साइड मैप बना के छोड़ देना है। और जैसे ही अगले प्रश्न को, जैसे जिस प्रश्न में यदि डिमांड है 3 मार्कर में भी कि यहाँ पर मैप बनाया जाना चाहिए, तो आपको मैप का उपयोग बिल्कुल करना है। क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जिसमें आपको 45 में से 42, 41, 40 नंबर लाए जा सकते हैं। और यदि आपको बनता है तो टू द पॉइंट लिखो और मैप, साइड मैप का उपयोग करो ताकि आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिल सके। एमपी का जहाँ पर मैप आया है, एमपी के जब प्रश्न आया तो एमपी का मैप का उपयोग करें। 2019 के मेंस में जो प्रश्न पूछे गए थे, जैसे मैग्नीज उत्पादन, तो 6 मार्कर में आए तो आपके लिए 5 मार्कर में आएगा। तो उनको सॉल्व कैसे करना है, बस यही आप धीरे धीरे बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, जो पूछा है वो लिखना है और मैप बना देना है। आपका काम इतने में चल जाएगा। कुछ विशिष्ट है, सरकार ने कुछ प्रयास किया है उसके लिए, तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। जैसे अपन आगे के 3 मार्कर्स या 5 मार्कर में इसको देखेंगे। अगला देखो, सिंपल सा था, कश्मीर घाटी तथा डल झील किसके बीच में स्थित है? तो आप सीधा मैप बना देना यहाँ पर भी, क्योंकि कश्मीर घाटी का मैप बनाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक मैप नहीं बनाओगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये है ऐसे, ये आपका लघु हिमालय है, ये आप कीर पंजारा, यहाँ पर आपकी क्या है, डल और कश्मीर घाटी। ये मैप भी आप साइड मैप इसमें उपयोग करोगे ताकि आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिल सके। सिंपल टू द पॉइंट पूछा है, सीधा लिखो और मैप बनाओ, निकलो। क्योंकि अब 10 शब्दों का खेल है, 10 शब्दों का खेल है, तो आप सीधा लिख दो, उसमें जो पूछा है वही लिखो, काम बन जाएगा आपका। और जैसे ही आपकी चीज़ें बनती हैं अच्छे से तो आपको मार्क्स आ जाएंगे। तो यही है कि अब जो पूछा है वो लिखो 3 मार्कर में। अगला जो प्रश्न अपन देखते हैं कि इसमें जो प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। तो प्रमुख सिद्धांतों को अपन बात करेंगे तो तापी सिद्धांत, सिंपल फैक्चुअल प्रश्न था। इसको सीधे आपको 4-5 सिद्धांत याद है, 3 कम से कम 3 लिखने हैं। अधिक से अधिक यदि आपको याद है तो 5 ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो पूछा है वो लिखोगे, आपको सीधे मार्क्स मिलेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक। अगला प्रश्न है कि ये 5 मार्कर में पूछा गया प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून पर टिप्पणी कीजिए।
तो सबसे पहले आपको दक्षिण पश्चिम मानसून है क्या, ये आपको सबसे पहले बताना है। दूसरा, क्योंकि 5 मार्कर में 50 शब्दों में लिखना है, तो बता देना, फिर इसकी उत्पत्ति के कुछ कारण बता दो। उसके बाद भारत में इसकी क्या स्थिति है, कितना परसेंटेज का होता है, जैसे आप इसमें देख ही सकते हो, जो लिखा है उसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हो आप इस तरीके से कि सबसे पहले जो हवाएं ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम से बहकर भारत में आती हैं, इन्हें ही क्या कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। और इसी की वजह से संपूर्ण भारत में लगभग 90% क्या होती है, बारिश होती है। ये आपको बताना है, क्योंकि आपको पता ही है कि दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे आता है, जो आप मैप के माध्यम से देख सकते हो। देखो, ये आपकी क्या है, ये भूमध्य रेखा है यानी विषुवत रेखा, यहाँ से आता है, फिर यहाँ से जो दिशा बन रही है, क्रिएट हो रही है, तो ये क्या है, साउथ, ये क्या है, वेस्ट। तो ये हवा की गति क्या हो रही है इधर से, इन हवाओं की गति के आधार पर ही भारतीय मानसून का नाम क्या रख दिया गया है, दक्षिण पश्चिम मानसून रख दिया गया है। उसकी क्रियाविधि को मैप के माध्यम से आप क्या बता सकते हो आसानी से। तो आपको यहाँ पर अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं रहेंगी। जैसे अब 5 मार्कर है, तो आपको यहाँ पर साइड मैप, क्योंकि यहाँ पर भी साइड मैप बना सकते हो इस तरीके से कि यहाँ पर लिखो, आपने 5-6 पॉइंट लिखिए और बगल में एक साइड मैप के लिए पहली ही जगह छोड़ दो, या तो इस तरीके से, ताकि आपको बाद में लाइन की दिक्कत ना पड़े। सीधा भारत का मैप बनाया, हो गया काम। इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपको दिक्कत ना आए कि नहीं पहले यदि अपन लिखना शुरू कर देते हैं, जैसे पिछली बार 2019 का जब मैंने लिखा था, तो उसमें जो 3 मार्कर की लाइनें फिक्स थी, तो उसमें लिखना शुरू कर दिया और मैप बनना है और पूरा लिख दिया, तो फिर मैप के लिए जगह नहीं, इसलिए पहले ही लाइन खींच लो ताकि आप उसमें मैप अच्छे से बना सकें। और यदि मैप के लिए आपके पास स्पेस होगा, लिखने के बाद आप मैप आसानी से बना सकते हो। यदि स्पेस ही नहीं होगा तो आप कैसे मार्क्स बनाओगे, कैसे मैप्स बनाओगे। तो ये चीज़ें विशेष, जब एग्ज़ाम लिखते हैं तो इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रख देना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, आपको अधिक मार्क्स दिलवाती हैं, इनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे अगला जो प्रश्न है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में अंतर, तो आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। या तो पहले ही एक मैप बना दो शुरू में, फिर उनका अंतर बता दो, ये है इसका निर्माण, ये है, या इसको इस तरीके से कुछ आधारों को मानकर कि ये पूर्वी घाट के समानांतर स्थित है, ये पश्चिमी घाट के समानांतर स्थित है, इसमें जैव विविधता अधिक है, इसमें जैव विविधता कम है, इस तरीके से ये नदियों का उद्गम स्थल है, ये नदियों को यहाँ पर डेल्टा बनते हैं, इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। अब बात ये है कि आपको स्पेस भी उतना ही मिलना है, स्पेस भी उतना ही, 50 शब्दों में ही लिखना है। ऐसा नहीं 50 शब्दों में 50, यदि आपकी अच्छी लेखन क्षमता है, आप 40 शब्दों में भी लिखोगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। परंतु आप 50 से ज़्यादा शब्दों का उपयोग करते हो तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि वो आपने जो लिमिटेशंस दिए हैं शब्द सीमा की, उसको फॉलो नहीं किया है, तो हो सकता है कि वो आपके नंबर को, जितने नंबर आपको 50 शब्दों में या 40 शब्दों में मिलने वाले हैं, उतने मार्क्स आपको 60 से 70 शब्दों में नहीं मिल पाए। तो पहले की मानसिकता अलग थी कि लोग 2-2 पेज लिख देते थे। अब है कि आपके पास एक प्रो फार्मा बना हुआ है कॉपी का, उसमें ही लिखना है, उससे बाहर आप जा ही नहीं सकते। यदि जाओगे तो कैसे जाओगे, संभावना ही नहीं है। इसलिए उसी में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। देखो, ज्योग्राफी का पेपर है तो आपको मैपिंग का यूज़ तो करना ही है। बिना मैप के आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल सकते ज्योग्राफी में। यदि आपको 100+ नंबर लाने हैं 150 में से, तो आपको मैपिंग यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मैपिंग के ज्योग्राफी में मार्क्स नहीं मिलते हैं। एक बार नहीं, मैं 1000 बार इस बात को बोल सकता हूँ, क्योंकि जितनी बार मैंने मेंस लिखे तो मैं ज्योग्राफी का पेपर ही पहले अटैम्प्ट करता हूँ। हिस्ट्री का पेपर तो पता ही है कैसा, कुछ भी पूछ लेते हैं, तो ज्योग्राफी का ही उसको कवर करता है। 100 नंबर उसमें आसानी से लाए जा सकते हो, आते भी हैं लोगों के, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। तो आप बस उसको ही फॉलो करो कि जो पूछा है पहले उसको बताओ, फिर साइड मैप का उपयोग करो, और साइड मैप का उपयोग करके सीधा दूसरे प्रश्न पर चले जाओ। क्वेश्चन पर जाओगे तो आप सीधे सीधे सॉल्व करोगे उन चीज़ों को। सॉरी। अब देखो, ये लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की भूआकृतिक विभाजनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, 11 मार्कर था, यानी 200 शब्दों में लिखना है। इस प्रश्न को संभालना बहुत बड़ी चैलेंजेस होती है। कितना बड़ा प्रश्न है, यानी पूरी ज्योग्राफी है भारत की, और उसको कितने में लिखना है आपको, 200 शब्दों में। तो ये चैलेंज है। अब इसमें 200 शब्दों में लिखना कैसे है, सबसे पहले छोटी सी भूमिका बना दो, 30 कम से कम 20 शब्दों की, जैसे जो बनी हुई है कि भारत में पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह के रूप में अनेक
धरातलीय विषमताएं पाई जाती हैं। इन्हीं विषमताओं के आधार पर भारत में निम्नलिखित भूआकृतिक खंडों में विभाजित किया गया है। तो आप उनको या तो मैप बना दो सीधा, उसको अलग से वो लिखने की आउटलाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा मैप बनाओ उसमें शो कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपका स्पेस भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। जैसे बांटा हुआ है पूरा का पूरा, आप उसमें आसानी से उनको क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। जैसे अपन देख सकते हैं ये पूरा के ये पर्वतीय प्रदेश है, ये आपका उत्तर का मैदान है, ये रेगिस्तान है, और ये देख सकते हैं वो सब चीज़ें आप इसमें आराम प्रायद्वीपीय पठार है, इन सबको आप आसानी से बता सकते हो। उनको बस मेन की बर्ड्स को जो 6 भूआकृतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है, उनको आप क्या करोगे, टू द पॉइंट मेन चीज़ों को उनको, जैसे सबसे पहले आपने बता दिया तो उत्तर तरफ पूर्वी पर्वतमाला, उनकी हिमालय, ट्रांस हिमालय, इनके बारे में बताती है। फिर ऊपर से नीचे की तरफ आते आओ, उत्तर का विशाल मैदान बताओ कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, क्या है, और ये भारत के लिए क्यों उपयोगी है। 3-4 पॉइंट की बर्ड्स को आपको बताते जाना है। प्रायद्वीपीय पठार क्यों, क्या है प्रायद्वीपीय पठार, क्या है, कैसे निर्माण हुआ है और भारत के लिए क्यों उपयोगी है। क्योंकि भारत में यदि बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार ही भारत में औद्योगिक क्रांति का क्या आधार माना गया, क्योंकि सभी खनिज यहाँ पर ही पाए गए हैं, और इन्हीं खनिजों से क्या है भारत में जो औद्योगिक विकास हो पा रहा है वो उन्हीं की वजह से हो पा रहा है। तो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसी तरीके से मरुस्थल को, तटीय मैदान को, द्वीप समूह को, सबको धीरे धीरे से सॉल्व करना है। तो ये है ज्योग्राफी के प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका। सिंपल सा, पहले आप उस यूनिट को पढ़ो, उस यूनिट से जो हर रोज़ जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको अच्छे से सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद आपको खुद सेल्फ जब एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा हमारी क्या मिस्टेक्स हुई हैं। आप सॉल्यूशन देख कर भी अपनी मिस्टेक्स को भी देख सकते हो, इसे बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। यदि सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो अपना, तो ये समझो आप बहुत सही राह पर जा रहे हो, क्योंकि खुद से अच्छा खुद का मूल्यांकन कोई कर ही नहीं सकता। आपको पता है कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हैं, तो आप उनको सेल्फ एनालिसिस भी करो। ऐसा नहीं है कि और जो कॉपी चेक करते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है, वो अपने अनुभव से आपको बताते हैं क्या चीज़ें इसमें और आनी चाहिए। परंतु आप जो पढ़ रहे हो, जिस बुक का सहारा ले रहे हो या जो नोट्स हैं, उससे भी आप मैच करके अपने आंसर्स को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, स्वतः मूल्यांकन कर सकते हो। और जो ऑटो सजेस्टिव मूड रहता है आपका स्वतः या सेल्फ असेसमेंट रहता है, वो आपको मोटिवेशन भी देता है, इसमें इतना सा और ऐड करना था आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते थे। तो वही चीज़ें आपको देखनी है। जैसे यूनिट 2 को 2 पार्ट्स में बांटा गया, 2 और 2A। इसमें भी कुछ प्रश्न पूछे गए थे, उनको भी अपन देखते हैं। जैसे इसमें जो प्रश्न पूछा गया था, पहला का महाविभाजक वर्ष और लघु विभाजक वर्ष किन वर्षों को कहा गया है। देखो, जो 20 का 3 मार्कर पूछने का तरीका है फैक्चुअल रहेगा। इस बार भी ज्योग्राफी के प्रश्न आप देखोगे 2019 के मेंस में बिल्कुल फैक्चुअल टाइप के पूछे थे कि सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है, धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो वैसा ही पैटर्न पर हमने क्या है, इन 3 मार्कर को बनाया है, ताकि आप उनको बहुत अच्छे से क्या कराओ, डील कर सको। तो सिंपल सा, महाविभाजक वर्ष के 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर क्या थी, बहुत ही न्यूनतम हो गई थी, इसलिए उसे क्या कहा गया था, महाविभाजक वर्ष कहा गया। लघु विभाजक वर्ष किसे कहा गया, 1991 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी, इसलिए उसे लघु कहा गया। इस तरीके से उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो आपको ये डेट ही लिखनी थी कौन कौन सी, 1911 से 1921 और 1951 क्यों रही थी, उनका रीज़न भी आप बता दे तो आपका आंसर बहुत बेस्ट बन जाएगा, आपको कंप्लीट पूरे 3 नंबर इसमें मिल जाएंगे। सिंपल से इसमें प्रश्न पूछा गया था कि भारत में प्रमुख तावा उत्पादक क्षेत्र, तो आप राज्य का नाम बताओ और उसके क्षेत्रों के नाम बताओ। इसको मैप में सीधा शो कर देना, सीधा मैप में बना के, पहले यदि या तो आप उनको लाइन में लिख के साइड मैप यूज़ कर सकते हो, जिस तरीके से देखो इसमें जो बना हुआ है ये, तो आप पूरा मैप बना देना, कोई दिक्कत है ही नहीं। ये राजस्थान हो गया, ये MP हो गया, ये झारखंड हो गया, ये कर्नाटक हो गया, और इधर आपका चला जाएगा आसाम। तो इस तरीके से आप इनको आसानी से बता सकते हो, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये भी बता सकते हो कि भारत पर, लेकिन प्रमुख क्षेत्र पूछा तो आपको लेफ्ट राइट जाना नहीं है कि भारत तावा उत्पादन में विश्व में कौन से स्थान पर है, भारत में कौन सा राज्य तावा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इन चीज़ों को भी आप क्या इसमें इंक्लूड कर सकते हो, यदि आपकी स्पीड सही है और स्पेस आपके पास है लिखने के लिए तब। नहीं तो जो पूछा है वो लिखो और निकलो, ताकि जो पूछा है वो तो कंप्लीट करें अपन। यदि जो पूछा है वो नहीं लिखेंगे तो फिर आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है रखते समय आपको, ठीक है। तो संपदा योजना भी बेसिक सी योजना है कि क्या थी, क्यों लाई गई। सीधी बता सकते हैं, कृषकों के
कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए लाई गई थी। और पहले भी जो खाद्य प्रसंस्करण और कृषि से संबंधित योजना थी उनको क्या है, सबको मर्ज करके इसको अम्ब्रेला योजना के नाम से भी जाना जाता है। 2017 में लाई गई थी। इसके ऑब्जेक्ट्स ये लिखे हैं कि कृषि का आधुनिकीकरण करना है, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है, कृषि की बर्बादी को, जो कृषि क्या होता है कि हमारी कृषि जब खट के आती है तो उसको हम रख रखाव की वजह से बहुत सारी चीज़ें, अब बहुत सारा अनाज या अन्य जो कृषि उत्पाद हैं वो खराब हो जाते हैं। यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 40% जो खाद्यान्न वगैरह है, जो कृषि उत्पाद हैं, अच्छे रख रखाव के अभाव में क्या होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि रख रखाव का क्या है, अभाव है। इस वजह से तो इसलिए इसके लिए संपदा योजना बहुत अच्छे से काम कर रही है। अपन इसमें 3 मार्कर की बात करते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण से उत्पन्न समस्याओं को रोकने के लिए प्रयास। तो कैसे रोका जा सकता है? सबसे बड़ी समस्या कि जनसंख्या वृद्धि ही विश्व की समस्त समस्याओं का क्या है, कारण। चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, कोई भी प्रदूषण, हर चीज़, चाहे संसाधनों पर क्या हो, दबाव हो, उन समस्त समस्याओं का समाधान का आधार क्या है कि जनसंख्या वृद्धि को क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। तो कैसे रोका जाए, प्रश्न ये है। तो रोका कैसे जाएगा कि लोगों में जनसंख्या वृद्धि के जो परिणाम हो रहे हैं उनको क्या करना है, आपको जागरूक करना है कि इससे ये समस्याएं हैं। सिंपल से ये बेसिक प्रश्न है, आप इनको अपने, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ाया तभी लिख पाओगे, आप अच्छे से लिख सकते हो कि इसमें आप पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ बिल्कुल सतत विकास के साथ आप आगे बढ़ोगे। यदि सतत विकास के साथ आप आगे बढ़ोगे तो जनसंख्या नियंत्रण होगा, जनसंख्या नियंत्रण होगा तो दबाव क्या होगा, संसाधनों पर दबाव कम होगा, संसाधनों पर दबाव कम होगा तो प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा और जो मानव प्रजाति का अस्तित्व ज़्यादा समय तक बना रहेगा पृथ्वी पर। यदि इस प्रकार से जो बढ़ रहे हैं ना मानव, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ही वर्षों में, कुछ ही दशकों में क्या होगा, कुछ ही वर्षों में या कुछ ही शताब्दियों में वो दिन दूर नहीं जब मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा होगा। क्योंकि संसाधन नहीं होंगे तो संसाधनों के चक्कर में क्या रहेगा, आपस में लड़ेंगे, तो आपस में लड़के ही क्या मर लेंगे, मानव मर लेंगे। अभी भी हर चीज़ पर विवाद देख ही जा सकते हैं आप वैश्विक आधार पर। तो ये चीज़ें हैं, इनको आवश्यकता है, इनको समझने की आवश्यकता है, कैसे इनमें सुधार किया जा सकता है। देखो, भारत में खनिज की प्रमुख पेटियाँ पूछी थी, तो आप मुख्यतः 3 पेटियों में डिवाइड किया गया है, दक्षिण पश्चिमी पठार, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। इसको भी आप क्या करोगे, मैप के माध्यम से बताना है आपको। जब मैप के माध्यम से आप बताओगे तो आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिलने की संभावना होगी। दक्षिण पश्चिम पूरा आप बता दोगे कि ये वाला क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिम वाला पूरा ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर बहुत खनिजों की क्या है, बहुत अच्छी हुआ है। उत्तर पूर्वी पठार, यहाँ पर आप देखोगे उत्तर पूर्वी पठार में सिक्किम वगैरह में चले जाओगे। उत्तर पश्चिम पठार यानी कि राजस्थान की तरफ चले जाओगे आप, तो यहाँ पर क्या है, खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उन पेटियों के आप बताओगे, ये भी बता सकते हो कौन सी पेटी में कौन कौन से प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इन चीज़ों को भी आप बताओगे तो आपको अच्छे मार्क्स में, जैसे इसमें लिखा ही है कि दक्षिण पश्चिमी पठार में क्या क्या है, लोहा धातुएं, बॉक्साइट जैसे सोना वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगा। उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में आप देखोगे कि लोहा है, कोयला है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, ये आपको देखने को मिलेगा। ऐसे उत्तर इसमें तावा, जिंक, ये सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। पूर्वी क्षेत्र में आप पेट्रोलियम उत्पाद को भी आप बता सकते हो, क्योंकि वो भी एक प्रकार का क्या ऊर्जा खनिज के नाम से ही जाना जाता है। ये चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। देखो, प्रश्न था कि खाद्य प्रसंस्करण से क्या समझते हैं, भारत में स्थिति और महत्व पर चर्चा की। सबसे पहले आप खाद्य प्रसंस्करण बनाना है, बताना है कि क्या है, और बताने के साथ साथ स्थिति भी आपको शो करना है। देखो, खाद्य प्रसंस्करण क्या है, सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा और बताना होगा क्या क्या चीज़ें होती है। कि खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है, कृषि उत्पादों को तकनीकी के माध्यम से क्या करना है, एक तो उनका मूल्यवर्धन करना है, उसकी उत्तरजीविता में क्या करना है, वृद्धि करना है। उत्तरजीविता में वृद्धि करने के साथ साथ मानव उपयोगी बनाना है, तो ही वो क्या कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा, खाद्य प्रसंस्करण कहलाएगा। यदि ऐसा प्रोडक्ट अपन बनाए जो मानव उपयोगी नहीं है तो फिर वो खाद्य प्रसंस्करण कहाँ रहा। तो इसके लिए तकनीकी का उपयोग करेंगे अपन 3 बातों को। एक तो कच्चा माल है, तकनीकी है, और 3 चीज़ें निकल के आ रही हैं। एक तो मूल्यवर्धन है, दूसरा कि उसकी उत्तरजीविता में अर्थात उसकी जीवन काल में वृद्धि हो रही है, तीसरा ये है कि ये मानव उपयोगी है। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको इसकी डेफिनेशंस लिखना है।
यदि स्थिति पूछे तो स्थिति क्या है, ये आप बता सकते हो कि भारत में कितनी स्थिति है। लगभग 370 अरब डॉलर मूल्य के खाद्य पदार्थों की खपत होती है भारत में प्रतिवर्ष, और 2025 तक इसका आंकड़ा कहाँ तक पहुँच जाएगा, 1 ट्रिलियन डॉलर, जो कि रोज़गार और आर्थिक विकास के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, जो एक संभावना के रूप में दिखाई देता है भारत में। जो बेरोजगारी की समस्या, कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए महत्वपूर्ण होगा। अब उपयोगिता, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो क्या उपयोग है। रोजगार मिलेंगे, उत्तर जीविका में वृद्धि होगी, मानव उपयोगी बनेगा, कृषकों की आय में वृद्धि होगी। तो बस इन सभी पॉइंटों को, नई आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय स्तर पर भी क्या होगा, उद्योग बनेंगे। तो ये सब चीज़ें आप इसमें क्या लिखोगे, बता सकते हो। दूसरी बात यह है कि आप को डेली जो क्वेश्चंस मिलते हैं आप उनको रेगुलर घर बैठे आप इनको सॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि यह प्रोग्राम बिल्कुल निःशुल्क है। कोरोना जैसी महामारी में आर्थिक तंगी है, बेरोजगारी ज़्यादा है, इसलिए यह प्रोग्राम सर्वोदय परिवार की तरफ से, सर्वोदय की समस्त टीम के द्वारा आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराया जा रहा है, ताकि आपको घर बैठे अधिक से अधिक लाभ पहुँचाया जा सके। इसलिए जीतता वही जो हार ना माने। आप जहाँ भी रहो प्रयास करते रहो, आपको सफलता मिलना निश्चित है। और हमारा प्रयास आपके साथ इस प्रकार रहेगा कि आपको जो भी समस्या है हम वीडियो के माध्यम से या ग्रुप टेलीग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यदि आप एकलव्य दूरस्थ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप हमारा सर्वोदय MPPSC टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करो, सर्वोदय MPPSC यूट्यूब चैनल है उसको ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो, और वहाँ से आपको जो प्रश्न मिले उनको सॉल्व करके वहाँ पर क्या कर दो, अपलोड कर दो। जैसे ही हमारी सर्वोदय टीम मेंबर को टाइम मिलता है आपकी कॉपियाँ चेक की जाएंगी, वीडियोस भी बनाए जाते हैं, आपको समय समय पर एक उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार की महामारी में आप घर रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। इसलिए आप इस प्रोग्राम का भरपूर लाभ लें ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित की जा सके। धन्यवाद।